हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है फ्लूइड फ्लो की। इसमें जिसमें स्टार्ट करेंगे हम स्टडी करेंगे मोशन स्टडी या फिर फ्लो के टाइप्स क्या होते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो काइनेमेटिक्स का मतलब है कि अगर आप जो बेसिक कॉज है मोशन का वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वो काइनेमेटिक स्टडी कहलाती है। देख लीजिए, स्टडी ऑफ पार्टिकल मोशन, उस पार्टिकल मोशन की स्टडी विदाउट कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। आप पार्टिकल मोशन की स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन कॉज ऑफ मोशन कंसीडर करे बिना। तो जैसे कि फोर्स, ठीक है, जो कॉज ऑफ मोशन है इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं किया है। तो कुछ अप्रोचेस हैं इसमें, जैसे कि लग्रांजियन अप्रोच है पहली। तो लग्रांजियन जो साइंटिस्ट थे उनने क्या किया था कि हर पार्टिकल की यानी पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच दी थी। मतलब पार्टिकल बाय पार्टिकल उनने जो है प्रॉपरली स्टडी करी। एक पार्टिकल लिया, उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी करी, और जब तक वो पूरी स्टडी जो है कंप्लीट नहीं हो गई यानी पूरा मोशन उस पार्टिकल का एनालाइज नहीं हो गया, तब तक उनने जो है दूसरे पार्टिकल की स्टडी शुरू नहीं करी। यानी एक पार्टिकल लिया, उसका पूरा पहले मोशन उसका प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया। जब उसका इंटायर मोशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया उनका उनकी स्टडी का, उसके बाद उन्होंने दूसरा पार्टिकल लिया, तब जाके जो है उस पार्टिकल की स्टडी करी। तो ये पार्टिकल टू पार्टिकल अप्रोच कहलाती है, लग्रांजियन अप्रोच। ये एक एक्यूरेट अप्रोच है क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल को लेके ये स्टडी कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन ह्यूज टाइम टेकन है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं किसी सिस्टम की तो उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हर पार्टिकल की स्टडी करना शुरू किया इनने तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर सेक्शन में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आप इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आती है ऑयलर्स अप्रोच। ये अप्रोच जो है जनरली प्रेफर की जाती है क्योंकि ये स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच होती है। इस कंसंट्रेशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, उस सेक्शन की प्रॉपर स्टडी कर ली, हर पार्टिकल की स्टडी नहीं करी। ठीक है, तो ये नॉट वेरी करेक्ट पार्टिकल बाय पार्टिकल। अगर आप हर पार्टिकल की जो इनने एनालाइज किया था, जो रिजल्ट्स आए थे, उतना पार्टिकल बाय पार्टिकल तो रिजल्ट उनका जो अप्रोच है उतनी करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखें, कंबाइंड अगर आप रिजल्ट की बात करें तो ये गिविंग करेक्ट रिजल्ट्स, तो ये करेक्ट रिजल्ट देता है। यानी कि जो लग्रांजियन अप्रोच में रिजल्ट मिल रहा था एवरेज देखने पे, यानी कंबाइंडली अगर आप स्टडी कर रहे थे, तो ऑयलर्स अप्रोच में भी कंबाइंड जो एवरेज रिजल्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आप वी प्रेफर यानी कि ऑयलर्स अप्रोच को ही प्रेफर करते हैं। सारे सिस्टम में ऑयलर्स अप्रोच को ही अडॉप्ट किया जाता है। मतलब एक सेक्शन की आप स्टडी करते हैं हमेशा, ना कि पार्टिकल की, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोज इन फ्लूइड सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो होता क्या है, अगर फ्लो की प्रॉपर्टीज, फ्लो में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं तो वो फ्लो आपका कहलाता है स्टेडी फ्लो। अदरवाइज वो फ्लो आपका कहलाएगा अनस्टेडी फ्लो। यानी कि प्रॉपर्टीज इन फ्लो आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो फ्लो आपका स्टेडी अनस्टेडी फ्लो होगा। और प्रॉपर्टीज अगर नॉट चेंजिंग यानी चेंज नहीं हो रही है तो वो फ्लो आपका स्टेडी फ्लो कहलाएगा। जैसे कि सपोज आर को आपने मान लिया फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि जो फ्लो की प्रॉपर्टी है वो सपोज आर है, तो ये कोई कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेंसिटी की बात कर लें, चाहे आप वेलोसिटी की बात कर लें, यानी जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपने सपोज कंसीडर कर ली। तो अगर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको कोई एट अ पर्टिकुलर स्पेस या सेक्शन पे बात करें, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं तो आपको पता है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। चाहे वो आप डेंसिटी ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये फ्लो आपका कहलाता है स्टेडी फ्लो। ठीक है, और वही अगर प्रॉपर्टीज जो हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही हैं एट अ पर्टिकुलर सेक्शन या एट अ पर्टिकुलर स्पेस, तो ये प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही है इसका मतलब है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी क्योंकि ये प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो ये फ्लो आपका कहलाता है अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अब सपोज जैसे कि कोई ये फ्लो है, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, तो आपने क्या किया,
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, सपोज अगर आपने बात करी, ये सेक्शन ले लिया, ये स्पेस ले लिया, ठीक है, ये स्पेस है, इस पे अगर आपने बात करी तो सपोज अगर आपने टाइम जो है t इक्वल टू सपोज t1 टाइम पे जो है आपने देखा इस ये सेक्शन पे इस स्पेस पे जो फ्लो की प्रॉपर्टीज हैं वो सपोज r1 है, ठीक है, तो फ्लो की प्रॉपर्टी r1 है, वही आपने देखा अब t इक्वल टू t2 यानी ये फ्लो तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो अब इसके बाद यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे जो भी फ्लो था वो आगे बढ़ गया होगा, तो इस सेक्शन पे पुराना यानी कि पीछे साइड में जो फ्लो होगा वो यहाँ पर t इक्वल टू t2 पे यहाँ पर आ गया होगा, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है बट इस सेक्शन पे जो भी फ्लो की प्रॉपर्टी है वो आपकी सेम ही है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्पेस में जैसे कि जो भी फ्लो आ रहा है उसकी डेंसिटी भी सेम है, जो भी फ्लो आ रहा है उसकी उस समय वेलोसिटी भी चेंज है, चाहे भले ही टाइम चेंज होता रहे, ठीक है, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने देखा तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज थी वही t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो फ्लो अब आया इस सेक्शन पे उसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, तो वो फ्लो आपका स्टेडी फ्लो कहलाता है। वही अगर आपने देखा सपोज t इक्वल टू t1 पे प्रॉपर्टीज r इक्वल टू r1 थी, वही t इक्वल टू t2 पे देखा तो प्रॉपर्टीज r इक्वल टू r2 हो गई, यानी प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम चेंज हो गई, तो वो फ्लो आपका कहलाता है अनस्टेडी फ्लो। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो आता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि जब फ्लो में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज नहीं हो रही हैं, कांस्टेंट हैं, तो वो फ्लो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो। वही अगर प्रॉपर्टीज़ जो हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर चेंज हो रही हैं वो प्रॉपर्टीज़ अगर वो फ्लो आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सपोज कोई ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपने स्पेस के रिस्पेक्ट में यानी एक स्पेस ये कंसीडर किया यानी एक सेक्शन ये माना और दूसरा स्पेस जो है दूसरा सेक्शन आपने ये कंसीडर किया, ठीक है, एक सेक्शन आपका 1 1 था, दूसरा सेक्शन 2 2, तो ये जो फ्लो हो रहा है तो कोई फ्लो हो रहा है अगर आप एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी आपने टाइम कांस्टेंट कर दिया तो ये सेक्शन एक लिया और एक ये सेक्शन लिया, तो आपने देखा t इक्वल टू t1 पे 1 1 सेक्शन पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लो की क्या वो t इक्वल टू t1 पे 2 2 सेक्शन पे वही प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है तो वो फ्लो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो। वही अगर एट पर्टिकुलर टाइम पे इन दोनों सेक्शन पे प्रॉपर्टीज अगर चेंज है तो वो फ्लो आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है उसको r से रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो डेंसिटी हो गई या वेलोसिटी हो गई, तो ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेस स्पेस के रिस्पेक्ट में एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी जो टाइम है वो आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो ये अगर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है यूनिफॉर्म फ्लो की, यानी इस टाइप का फ्लो आपका यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। वही अगर ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर प्रॉपर्टीज जो है वो एट अ पर्टिकुलर टाइम जो है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है ये नॉन इक्वल टू 0 होगा, तो ये फ्लो आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस क्या है स्टेडी फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो में। स्टेडी फ्लो में एक ही पर्टिकुलर स्पेस आपने कांस्टेंट कर दिया यानी जो सेक्शन माना है वो कांस्टेंट कर दिया, अब यहाँ पे टाइम वेरी कराया कि एक टाइम पे देखा प्रॉपर्टी फिर उसके बाद दूसरे टाइम पे इसी सेक्शन पे प्रॉपर्टीज देखी, अगर वो कांस्टेंट है तो वो स्टेडी फ्लो है आपका। वही यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है कि आपने टाइम कांस्टेंट कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग स्पेस पे आपने चेक किया कि इस स्पेस पे जो प्रॉपर्टीज हैं फ्लो की क्या वो दूसरे स्पेसेस पे वही प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है तो वो फ्लो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड कंप्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लो में जो डेंसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर यानी प्रेशर के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाता है। और वही अगर डेंसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर तो वो फ्लो आपका कंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। तो आपको पता है एक टर्म बीटा जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, तो बीटा का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं पीछे 1/ρ डी रो अपॉन डी पी, ठीक है, जहाँ पर रो डेंसिटी है और पी प्रेशर है। तो आपको पता है कि इनकम्प्रेसिबल यानी डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो इसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि डी रो अपॉन डी पी की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी 0।
तो ये फ्लो आपका क्या कहलाएगा, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गई, जीरो। जब कंप्रेसिबल है ही नहीं फ्लो, जब कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है फ्लो आपका कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। ठीक है, तो इस केस में आपको पता है अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे इस केस में बीटा की वैल्यू भी जीरो होगी। अगर वही डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी, मीन्स बीटा इज नॉट आर इक्वल टू जीरो। अगर बीटा की वैल्यू जीरो नहीं है तो इस टाइप का फ्लो आपका कहलाता है कंप्रेसिबल फ्लो। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो आता है इररोटेशनल फ्लो एंड रोटेशनल फ्लो। तो इररोटेशनल फ्लो क्या होता है कि इफ फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेटिंग अबाउट देयर ओन सेंटर ऑफ मासेस, यानी कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है अपने ओन सेंटर ऑफ मासेस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो वो फ्लो आपका रोटेशनल फ्लो कहलाएगा। और वही अगर फ्लूइड पार्टिकल्स अपने ओन सेंटर ऑफ मासेस के अबाउट जो है रोटेट नहीं कर रहे हैं तो वो फ्लो आपका कहलाएगा इररोटेशनल, यानी वो अबाउट ओन सेंटर ऑफ मासेस रोटेशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है वो फ्लो इररोटेशनल फ्लो है। नेक्स्ट आता है लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार फ्लो को आप स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे स्ट्रीम लाइन होता क्या है। तो बेसिकली लैमिनार फ्लो क्या है कि अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल्स हैं जो कि एक लेयर में लाई कर रहे हैं, यानी एक पैरेलल लेयर है उसमें लाई कर रहे हैं पार्टिकल्स, उनके जो हर पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो भी सेम डायरेक्शंस में हैं। इनके वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो हैं जिस डायरेक्शन में लेयर का मूवमेंट है, सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो हर पार्टिकल के वेलोसिटी कंपोनेंट की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और उनमें कोई भी दूसरी लेयर के साथ इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, यानी दूसरी लेयर ये जा रही है तो इन पार्टिकल्स दूसरी लेयर के पार्टिकल्स के साथ आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो वो फ्लो आपका कहलाता है लैमिनार फ्लो। और अगर अदरवाइज वो फ्लो आपका कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो, अगर उनमें आपस में इंटरमिक्सिंग होगी। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर फ्लो की वेलोसिटी बहुत कम है तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो चलता रहेगा, वही वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वो आपस में मिक्स होते रहेंगे। तो जब मिक्सिंग होगी तो उस केस में क्या होगा, सपोज कहीं पर अभी एकदम फ्लो हुआ फिर उसके बाद रुक गया फिर सडन फ्लो हो गया बहुत तेज़ी से, तो आपस में लेयर्स में इंटरमिक्सिंग होती रहेगी जिसकी वजह से वो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, वो फ्लो आपका कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आ जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि सपोज कोई ये बॉडी है तो इससे जो है सपोज कोई वॉल्यूम एंटर किया, यानी कोई मास जो है वो इससे इन हुआ और इस सरफेस से सपोज मास जो है वो आउट हो गया। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कितना मास इन हुआ कितना मास एंटर हुआ, उसमें से कितना मास जो है फ्लूइड का बाहर निकल गया, तो बचा हुआ मास जो है वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि कोई भी कंजर्वेशन रहेगा मास का, कहीं ऐसा नहीं है कि मास जितना इन हुआ है उतना ही, अगर जितना मास आप एंटर कर रहे हैं और आउट जो है अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है रिमेनिंग मास क्या हो जाएगा, उस बॉडी में अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट में जो मास इन और मास आउट का सिस्टम है ये जो है सरफेस फिनोमिना पे बेस्ड होता है। सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि कोई भी मास इन होगा तो वो किसी सरफेस के थ्रू इन होगा और किसी सरफेस इस सरफेस के थ्रू सपोज आउट हो जाएगा, लेकिन जो स्टोर हो रहा है वो अंदर पूरे वॉल्यूम में स्टोर होगा। तो ये जो स्टोरेज होता है ये वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यानी जितना मास इन होगा उसमें से अगर जितना आउट हुआ है उतना माइनस कर देंगे तो बचा हुआ मास स्टोरेज में आ जाएगा। तो डॉट का मतलब क्या है, जहाँ डॉट यूज हो रहा है इसका मतलब है, डॉट का मीन्स है पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड कितना वॉल्यूम एंटर हुआ, मास इन टर्म है यानी कितना वॉल्यूम एंटर हुआ कितना आउट हो गया और रिमेनिंग जो है वो स्टोर हो गया। तो ये कंसेप्ट आपका कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस कंसेप्ट को यूज करके एक इक्वेशन तैयार होती है, जैसे कि सपोज एक्स डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है सपोज उसकी वेलोसिटी u है, वही अगर y डायरेक्शन से एंटर हुआ और आउट हो गया तो y डायरेक्शन में सपोज फ्लो की जो वेलोसिटी है वो v है, x डायरेक्शन में जो फ्लो की वेलोसिटी है सपोज वो u है और z डायरेक्शन में सपोज अगर कोई फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी सपोज ओमेगा है। ठीक है,
W है। तो x, u, v और w ये अलग अलग डायरेक्शन की वेलोसिटी हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके एक इक्वेशन आती है दैट इज डेल रो u अपॉन डेल x प्लस डेल रो v अपॉन डेल y प्लस डेल रो w अपॉन डेल z विच इज प्लस डेल रो अपॉन डेल t इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहलाती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। यहाँ पर जो है u यानी कि x डायरेक्शन में जो फ्लो की वेलोसिटी है वो u है, y डायरेक्शन में जो फ्लो की वेलोसिटी है वो v है और z डायरेक्शन में जो फ्लो की वेलोसिटी है वो w है। ठीक है, जहाँ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो ये इक्वेशन आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। अब सपोज अगर आपका फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो फ्लो की डेंसिटी है, जैसे कि यहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है, जो फ्लो की प्रॉपर्टी है जैसे डेंसिटी हो गई, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो वो फ्लो आपका क्या कहलाता है, स्टेडी फ्लो कहलाता है। यानी डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस केस में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी वो आपकी क्या बचेगी, ये पार्ट तो 0 हो गया, तो सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी आ जाएगी डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल जेड इक्वल टू 0। यानी डेल रो अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी ये बनेगी। ठीक है, अब सपोज सेकेंड जो है, अगर आपका फ्लो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, यानी स्टेडी भी है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो इस केस में आपको पता है जब कंप्रेसिबल नहीं है फ्लो, कंप्रेस नहीं हो रहा है, यानी इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, तभी फ्लो जो है आपका इनकम्प्रेसिबल है। जब डेंसिटी कांस्टेंट हो गई इस केस में तो आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, इसका मतलब है बाहर लेके इसको 0 कर सकते हैं। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी आपकी स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में। अब सपोज नेक्स्ट टाइप आ रहा है, अगर आपका फ्लो 2 डायमेंशनल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, यानी सिर्फ 2 डायमेंशन में ही फ्लो हो रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट है, स्टेडी है यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी प्रॉपर्टी जो है वो 0 हो जाएगी, और ओमेगा जो है यानी डब्ल्यू जो है z डायरेक्शन में जो फ्लो हो ही नहीं रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये जो है इन z डायरेक्शन। तो फाइनली और स्टेडी फ्लो के केस में डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू भी 0 है, तो फाइनली आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या बचेगी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बनती है आपका 2 डायमेंशनल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में। अब सपोज नेक्स्ट टाइप आता है 1 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो। तो 1 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो का मतलब है इसको आप इंटरनल फ्लो या पाइप फ्लो भी बोलते हैं। पाइप फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको 1 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो का पाइप फ्लो भी बोल देते हैं। सपोज ये कोई पाइप है, ठीक है, तो इस टाइप से फ्लो हो रहा है, ये डायमीटर है, सपोज पाइप का सपोज डायमीटर भी अगर चेंज हो रहा है तो फाइनली ये सेंटर है, यानी अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, ये सेक्शन आपने ले लिया और इस सेक्शन पे बात करी, तो इस सेक्शन पे अगर वेलोसिटी फ्लो की v1 है और डायमीटर जब चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, और सपोज इस सेक्शन पे वेलोसिटी जो है वो v2 है। ठीक है, ये सपोज एक ही डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन आप क्या लगाएंगे, जितना मास इन हुआ उसमें से जितना मास आउट होगा, एक ही डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन में, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि आपको पता है जब डायरेक्शन एक ही है तो जितना मास इन होगा उतना ही आउट होगा, यानी कि कहीं पर स्टोर होने के चांसेस नहीं है, कोई अदर डायरेक्शन है ही नहीं, तो फाइनली जितना इन होगा उतना ही आउट हो जाएगा। तो इस केस में आपको पता है मास इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास आउट। ठीक है, तो आपको पता है मास इन यानी कि m डॉट की वैल्यू क्या है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और डॉट का मतलब है पर सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड अगर आप बात कर रहे हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को आप तोड़ सकते हैं एरिया इंटू लेंथ,
यानी एरिया इंटू लेंथ पर सेकेंड। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और ये पर सेकेंड यानी टाइम है। तो आप यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं? रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास इन को आप क्या लिख सकते हैं? सपोज ये यहाँ इस सेक्शन से इन हुआ और इस सेक्शन से आउट हो गया, तो इस सेक्शन पे अगर आप बात करें तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। यानी सपोज यहाँ पे जो फ्लो हुआ, यहाँ पे जो इस सेक्शन पे डेंसिटी आई वो सपोज ρ1 थी, इनटू एरिया जो इस सेक्शन पे अगर आप बात कर रहे हैं 1 सेक्शन पे जो इन हुआ है, और ये सेक्शन है अपोज आउट का। ठीक है, तो इन पर एरिया A1 था और वेलोसिटी जो है वो आपकी सपोज यहाँ पे क्या है? V1, और मास आउट क्या हो गया? ρ2 इंटू एरिया जो है A2 है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? V2। तो ये इक्वेशन बन जाती है आपकी पाइप फ्लो के केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन, या वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो के केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बनती है। वही अगर आप बात कर रहे हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इसका मतलब है डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ρ2। तो इस केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ आपकी बनेगी A1V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। तो ये ध्यान रखिएगा, पाइप फ्लो के केस में आप किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो होता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स गुड व्हेन द फ्लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ यूज कर सकते हैं? जब फ्लो आपका स्टेडी है तब भी यूज कर सकते हैं। इज वन डायमेंशनल है उस केस में भी आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देते हैं। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एट ऑल क्रॉस सेक्शन, हर सेक्शन पे वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे भी आपकी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगी। ऑल ऑफ द अबव, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, expresses relation between work and energy, expresses relation between hydraulic parameters of flow, या relates the mass rate of flow along a stream flow। यानी कि ये कह रहे हैं कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो आपकी किस पर बेस्ड है? तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं रिलेट्स द मास रेट ऑफ फ्लो, यानी मास रेट ऑफ फ्लो से रिलेट करता है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है यानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में आप मास रेट ऑफ फ्लो की इक्वेशन लगाते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन लगाते हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होगी? तो आपको पता है इनकम्प्रेसिबल, अगर वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो उसके लिए A1V1 इक्वल टू A2V2 होती है। यानी डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो इसको अगर आप A1V1 माइनस A2V2 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, यानी कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है क्या होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए? क्योंकि उस केस में जो है रो कांस्टेंट होता है, यानी ρ1 इक्वल टू ρ2 हो जाता है, तो रो का टर्म तो आएगा नहीं, तो रो इंटू ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये टर्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो में रो कांस्टेंट होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। यानी रो इन तीनों में रो की वैल्यू है, इसका मतलब है डायरेक्टली आप ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि इस a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है A1V1 इक्वल टू A2V2। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।